यानी डी ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं इनका जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है एस ब्लॉक एलिमेंट से क्या होता है, ज़्यादा होता है, और पी ब्लॉक एलिमेंट से कम होता है। क्योंकि सबको पता है कि जब हम लोग पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो यहाँ पे हमारा स्कैंडियम और यहाँ पे जिंक, किसी भी एलिमेंट के लिए बात करेंगे, अगर पीरियड में लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग मूव करते हैं तो वहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू जो होता है इंक्रीज करता है और रेडियस डिक्रीज करता है। यानी रेडियस क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारा जेड क्या होता है, इंक्रीज करता है। यानी जो आई होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जेड के। ठीक है, क्लियर। अब ये हमारा हो गया। तो यानी डी ब्लॉक एलिमेंट का आयोनाइजेशन एनर्जी एस ब्लॉक से क्या होता है, ज़्यादा होता है, पी ब्लॉक से कम होता है। और जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में एस और पी के बीच में लाई करते हैं, आपको इतना याद रखना है। लेकिन जब हम लोग स्कैंडियम से जिंक की तरफ चलते हैं तो वहाँ पे मैंने बताया कि आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मतलब आई इंक्रीजेज slowly because radius decreases slowly। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा रेडियस जो होता है वो धीरे धीरे क्या करता है, डिक्रीज करता है। लेकिन मैंने बताया था कि जो जिंक होता है जिंक तक जाते जाते रेडियस हाई हो जाता है। मतलब जिंक का रेडियस क्या होता है, हाई होता है। तो यानी जिंक में एक्सेप्शन है। क्यों? जिंक का रेडियस हाई होता है, जिंक का रेडियस हाई होता है, फिर भी इसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, वेरी हाई। इसके पीछे का रीज़न समझेंगे। जिंक का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4s2 होता है, जो कि आपको पता है ये क्या होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो जब भी हम लोग को किसी भी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा तो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी उतना ज़्यादा होगा। तो जिंक का स्पेशली याद रखेंगे, इसका रेडियस हाई होता है, मतलब रेडियस ज़्यादा होने के बावजूद भी इसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है। इसके पीछे का रीज़न होता है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि होता है 3d10 4s2। अब हम लोग आगे कुछ कंपेयर करते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कॉपर वर्सेस जिंक की बात करते हैं। अगर एलिमेंट से पहली बार इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो उसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे, और दूसरी बार रिमूव करेंगे तो उसको सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन बनता है 3d10 4s1। जिंक का क्या बनेगा? 3d10 4s2। यानी अब जिंक और कॉपर में आयोनाइजेशन एनर्जी किसका ज़्यादा हुआ? जिंक का ज़्यादा हुआ, क्योंकि यहाँ पे फुली फिल्ड है, यहाँ पर ये हाफ फिल्ड है और ये फुल फिल्ड है। तो यानी ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हुआ। तो हम लोग लिख सकते हैं जिंक का जो फर्स्ट IE1 होता है ये किससे, ये ज़्यादा होगा, किससे ज़्यादा होगा? कॉपर से, कॉपर के फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से। ठीक है, लेकिन मान लो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ Cu+ और Zn+, तो इसमें कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s0। जिंक का यहाँ पे कितना बनेगा? 3d10 4s1। यानी जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया तो कॉपर वाले का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बना, मतलब सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? IE2 सेकेंड कॉपर का, यानी Cu+ आयन का क्या होगा? जिंक प्लस से क्या होगा? ज़्यादा होगा। ये हमें याद रखना है। अब हम बात करते हैं क्रोमियम के ऊपर। अगर मैं कंपेयर करूं